जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग रेलवे साइंस 3200 की क्लासेस को फिर से कंटिन्यू कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, आप में से कई मित्र ने लगातार मैसेज करा था, व्हाट्सएप पे कमेंट करा था वीडियो के नीचे, और कल के लाइव सेशन में मैंने आपको बताया भी था कि जो आप लोगों की डिमांड है कि गुरुजी रेलवे साइंस 3200 का जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है उसको पूरा सॉल्व कराया जाए, तो बिल्कुल आज के इस सेशन से हम लोग रेलवे साइंस 3200 की क्लासेस को फिर से कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपको वीक में 4 दिन क्लासेस देखने को मिलेगी। और ध्यान में रखिएगा कि हम लोग एक क्लासेस में एक सेट को पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे, लेकिन आज की जो क्लासेस होगी इसमें आपका सेट 38 का जो 20 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे मेरे मित्र। इसीलिए कि 38 का बचा हुआ 20 क्वेश्चन है, अगर इसको हम लोग किसी और सेट के साथ मिलाएंगे तो फिर आप ही लोगों को परेशानी आएगी कि गुरुजी सेट 38 का और क्वेश्चन है वो कहाँ गया, और सेट 39 में अगर इसको ऐड करेंगे तो ये आपका टोटल 60 क्वेश्चन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप सबों के ऊपर एक बर्डन जैसा लगने लगेगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग पहले सेट 38 को पूरी तरह से फिनिश कर लेते हैं, फिर अगले सेशन से जो हम लोग क्लासेस देखेंगे उसमें एक सेट के सभी क्वेश्चन को एक ही क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन नंबर 20 कहां गया, तो आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो सेट 38 है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, यानी कि 40 क्वेश्चन। और ध्यान में रखेंगे कि 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने पार्ट ए में क्लियर कर लिया था। और मेरे मित्र, अभी तक अगर आप पार्ट ए की वीडियो नहीं देख पाए हैं तो रेलवे साइंस 3200 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर के प्लेलिस्ट में से सर जो सेट 38 है इसका पार्ट ए देख सकते हैं। बहरहाल आपका जो आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार के द्वारा बीसीजी टीकाकरण और टीबी उपचार को शामिल करते हुए जिला टीबी सेंटर मॉडल के रूप में वर्ष डैश में नेशनल टीबी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो नेशनल टीबी प्रोग्राम यानी कि आपका जो एनटीपी है इसको लॉन्च कब किया गया था। बिल्कुल ही स्टैटिक साइंस के रूप में आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर जो एनटीपी प्रोग्राम है इसको 1962 में लॉन्च किया गया था। अब सवाल यहां पे ये है कि गुरुजी ये जो बीसीजी है ये बीसीजी का टीका किस लिए होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो बीसीजी का टीका होता है बीसीजी का टीका होता है ये टीबी से बचाव होता है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं उससे बचने के लिए बीसीजी का टीका क्या किया जाता है सर, लगाया जाता है। तो आप सभी यहाँ पे स्टार मार्क देकर के लिख सकते हैं कि बीसीजी का टीका टीबी से बचाव हेतु है। किससे बचाव हेतु है, आप सभी कहेंगे सर ट्यूबरक्लोसिस से बचाव हेतु है। अब मेरे मित्र आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये जो बीसीजी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बीसीजी का अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करेंगे बीसीजी के अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस कैलमेट ग्वेरिन। तो अगर आपसे कहीं पे ये सवाल पूछा जाए कि बीसीजी का फुल फॉर्म होता है, आप कहेंगे बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो बीसीजी का टीका है इसकी खोज किसने करा, तो सर इसकी खोज अल्बर्ट कैलमेट और साथ ही कैमिलो ग्वेरिन नामक वैज्ञानिक ने करा। तो आपके एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बीसीजी की टीका का खोज किसने करा, यानी कि इसकी अगर खोज की बात करेंगे तो आप सभी किसका नाम लेंगे, आप सभी अल्बर्ट कैलमेट एवं कैमिली ग्वेरिन का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे, अल्बर्ट कैलमेट एवं कैमिलिन ग्वेरिन का नाम लेंगे। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो बीसीजी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है वेसिलिस कैलमेट ग्वेरिन, तो यहां पे जो ये कैलमेट देख रहे हैं वो साइंटिस्ट के नाम पे ही पड़ा है, और साथ ही साथ ये जो ग्वेरिन देख रहे हैं वो भी साइंटिस्ट के नाम पे ही पड़ा है, क्योंकि कैलमेट और ग्वेरिन दोनों चीज आपको फुल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर आपको फुल फॉर्म याद रहता है तो इसकी खोज किसने करा था ये चीज भी आपको आसानी से याद रह जाएगा। आप क्या कहेंगे कि सर लास्ट के जो दो शब्द हैं कैलमेट और ग्वेरिन ये दोनों वैज्ञानिक के नाम है, और बीसीजी के टीका की खोज कैलमेट और ग्वेरिन नामक वैज्ञानिक ने की, जिसका पूरा नाम
अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो यहाँ पे नेशनल टीबी प्रोग्राम कहा जा रहा है, शॉर्ट फॉर्म में एनटीपी, एक्चुअली में इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि रियल में इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सर रियल में इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भारत सरकार द्वारा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कब लागू किया गया, आप कहेंगे सर 1962 में। बीसीजी का टीका किसके लिए है? आप कहेंगे सर टीबी से बचाव हेतु है, जिसको हम लोग क्षय रोग भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म बैसिलस कैलमेट गुएरिन। खोज किसने करा? अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन नामक वैज्ञानिक ने करा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। आपका अगला क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा जा रहा है कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब जिप्सम यानी कि जिप्सम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका सूत्र क्या होगा? CaSO4 2H2O। क्या होगा? CaSO4 2H2O। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड कहते हैं। मेरे मित्र जब इसको गर्म किया जाता है, जब इसको 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है तो आप क्या कहते हैं सर? इसका आधा जल निकल जाता है, यानी कि CaSO4 हाफ H2O बचता है, जिसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में POP प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोला जाता है, जिसका उपयोग चिकित्सा जगत में भी किया जाता है, टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए, खिलौना के रूप में भी किया जाता है और साथ ही दीवारों को बहुत ही ज्यादा चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। तो जो सवाल करा जा रहा है आपसे कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना करने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? आप कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर POP कहते हैं। क्या कहते हैं सर? POP कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे बात की गई है किसकी? सीमेंट की। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो सीमेंट होता है इसका मुख्य अवयव क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे सर सीमेंट का मुख्य अवयव चूना पत्थर को बोला जाता है। साथ ही मेरे मित्र अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? आपसे सवाल करा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? मेरे मित्र जब भी आप वीडियो वगैरह प्ले करते होंगे तो वहां पे आपको फाइल एक्सटेंशन लिखा हुआ मिलता है। जैसे कि अगर आप फोटो की बात करते हैं तो फोटो में आपको क्या लगा हुआ रहता है सर? .jpeg लगा हुआ रहता है, तो आप समझ जाते हैं कि ये फोटो है। इसी तरह अगर हम वीडियो फाइल की बात करते हैं तो MP4 लिखा हुआ मिलता है, MKV लिखा हुआ मिलता है, AOV लिखा हुआ मिलता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया है कि इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से क्या वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, यानी कि वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। अगर हम उसकी बात करेंगे तो पहला ऑप्शन में JPEG लिखा हुआ है और ये बेसिकली किसके लिए होता है? तो आप सभी कहेंगे सर फोटो फाइल के लिए एक्सटेंशन होता है, तो ये तो हमारा वीडियो फाइल के लिए एक्सटेंशन नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट MOV .AVI और .MP4 आप सभी ध्यान में रखना, दिस ऑल आर बिलोंग्स टू द वीडियो फाइल एक्सटेंशन। ये सब के सब क्या हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये सब के सब वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। क्या है? वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। नेक्स्ट है सर क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी सन माइक्रोसिस्टम्स, जिसका बाद में ओरेकल ने अधिग्रहण कर लिया था, के संस्थापकों में से एक है? मेरे मित्र आपसे यह कहा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नाम है जो कि सन माइक्रोसिस्टम, जिसको बाद में ओरेकल नामक कंपनी ने अधिग्रहित कर लिया था, उसके संस्थापक हैं? आप कहेंगे कि ये सन माइक्रोसिस्टम क्या है? तो मेरे मित्र ये कंप्यूटर से संबंधित पार्ट पुर्जों का निर्माण करता है। और ध्यान में रखेंगे कि जो सन माइक्रोसिस्टम है इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक विनोद खोसला जी थे। कौन थे सर? विनोद खोसला जी थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो सबीर भाटिया भी है, तो ध्यान में रखेंगे कि जो सबीर भाटिया है ये क्या है? तो आप सभी याद रखना कि इनको
हॉटमेल के को फाउंडर के रूप में जाना जाता है। हॉटमेल के को फाउंडर के रूप में जाना जाता है। और मेरे मित्र हॉटमेल क्या है, तो जीमेल की तरह ही आप इसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, मैसेज या टेक्स्ट भेज सकते हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं जीमेल का ये प्रतिरूप था, हालांकि ये बहुत ज्यादा चला नहीं, पॉपुलर नहीं हुआ, इसीलिए सर इसको ऑरेकल ने क्या किया सर, अधिग्रहित कर लिया। और इसके जो को फाउंडर थे उसका नाम क्या था सर, सबीर भाटिया। क्या था सर, सबीर भाटिया। तो अगर सवाल ये करा जाए कि हॉटमेल के को फाउंडर, आप कहेंगे सबीर भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सत्या नडेला। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर चर्चा की जाएगी किसकी, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की। अगर चर्चा की जाएगी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ की, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, तो आप किसका नाम लेंगे, सत्या नडेला का नाम लेंगे। और अगर बात की जाएगी सर सुंदर पिचई की, तो आप सभी ध्यान में रखना कि सुंदर पिचई कौन है, आप सभी कहेंगे गुरुजी गूगल सीईओ के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV, जिसका फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होता है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-45 ने 1 अप्रैल 2019 को एमीसेट और 28 अंतरराष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को सफलतापूर्वक कहां से प्रक्षेपण किया था, मेरे मित्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से क्या किया था, प्रक्षेपित किया गया था। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि सेंटर स्पेशियल ग्वेनिस्कोरो और साथ ही साथ फ्रेंच ग्वेना स्पेस क्राफ्ट, ये क्या है, तो सर ये दोनों ही आपका यूरोपीय स्पेस क्राफ्ट है। कौन है सर, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये यूरोप के स्पेस क्राफ्ट हैं, यूरोप के स्पेस क्राफ्ट हैं, तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26 कि 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ध्यान में रखेंगे अगर सवाल ये पूछा जाए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PHWR, तो आप क्या कहेंगे, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। आपके इस क्वेश्चन में भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि PHWR का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कहेंगे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एटॉमिक एनर्जी ऑफ डैश लिमिटेड और भारत के NPCIL का संयुक्त उपक्रम था। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 1964 में भारत का पहला जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर और साथ ही साथ जो एटॉमिक एनर्जी ऑफ डैश कहा जा रहा है यहां पे, तो PHWR का एटॉमिक एनर्जी ऑफ कनाडा लिमिटेड और भारत के NPCIL का एक संयुक्त उपक्रम था। यानी कि आप यहां पे ये कह सकते हैं कि सर जो कहा जा रहा है एटॉमिक एनर्जी ऑफ डैश, तो हम लोग कहेंगे एटॉमिक एनर्जी ऑफ कनाडा लिमिटेड और भारत के NPCIL का संयुक्त उपक्रम क्या था, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो अगर आपसे सवाल यह करा जाए कि PHWR जो है किन दो देशों के बीच का एक संयुक्त उपक्रम है, आप कहेंगे सर कनाडा और भारत का क्या है, एक संयुक्त उपक्रम है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो PHWR यानी कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, इसमें सर मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे इसमें मॉडरेटर के रूप में हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ आप सभी ध्यान में रखना, सॉरी मॉडरेटर नहीं, यहां पे कूलेंट के रूप में हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सर कूलेंट के रूप में हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, कूलेंट के रूप में हैवी वाटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और साथ ही साथ मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सर इसमें मॉडरेटर के रूप में न्यूट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। किसका सर, न्यूट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है, आप सभी कहेंगे गुरुजी पीएच स्केल। ध्यान में रखेंगे कि पीएच स्केल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक प्रकार का स्केल होता है सर, जहां पे क्या होते हैं, तो सर 0 से लेकर के 14 तक आपका मार्किंग किया हुआ रहता है, बीच में एक पॉइंट होता है 7। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये 7 वाला पॉइंट उदासीन होता है। और 7 से हम अगर कम की बात करते हैं पीएच वैल्यू की, तो आप क्या कहते हैं सर, वो अम्लीयता को बताता है यानी कि एसिडिटी को बताता है। 7 से ज्यादा तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये क्षारीयता यानी कि बेसिसिटी को बताता है। अगर बात करी जाएगी पीएच स्केल के खोज की, आप सभी क्या कहेंगे,
करेंगे कि गुरुजी पीएच स्केल का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने करा। किसने करा सर? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने करा। नेक्स्ट मेरे मित्र यहाँ पे OH दिया हुआ है, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो एसिड होते हैं वो H+ आयन देते हैं और जो बेस होते हैं वो OH- आयन देते हैं। और साथ ही यहाँ पे डीबी की बात की जा रही है, आप सभी कहेंगे सर इसी को हम लोग डेसिबल कहते हैं, जो कि बेल का 10वां भाग होता है और ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए हम लोग डेसिबल का उपयोग करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये आयनिक यौगिक क्या होते हैं। इसी को इंग्लिश में हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड कहते हैं। मेरे मित्रों, वैसे कंपाउंड जिसमें आयन मौजूद होते हैं या जो आयनों के विनिमय के चलते क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग आयनिक यौगिक कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप सभी सोडियम क्लोराइड को आयनिक यौगिक बोल सकते हैं। ध्यान में रखेंगे आप सभी यहां पे ये चीज कि जो सोडियम क्लोराइड का पहला पार्ट है ये क्या है? प्लस, और जो आपका दूसरा पार्ट है ये क्या है? माइनस। क्योंकि जो NaCl बना है उसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयन है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर ये क्या होंगे? आयनिक कंपाउंड होंगे। क्या होंगे सर? आयनिक कंपाउंड होंगे। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसे कंपाउंड जो अपने अवयवी तत्वों के इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड, यानी कि सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें CH4 की, मीथेन की, तो ये क्या कहलाएंगे? आप कहेंगे सहसंयोजी यौगिक कहलाएंगे। आपसे ये कहा जा रहा है कि आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है। पहला ऑप्शन है कि यह मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसे विलायकों में घुलनशील होता है। गलत है मेरे मित्र, आयनिक यौगिक जो है वो मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसे विलायकों में घुलनशील नहीं होता है, ये बेसिकली जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है कि यह कठोर होता है और आसानी से नहीं टूटता है। ये भी मेरे मित्र गलत है। आप कहोगे कैसे? तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखना कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो कठोर तो होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं, यानी कि भंगुर होते हैं। जबकि यहां पे ये क्या कहा जा रहा है कि आसानी से नहीं टूटता है, ऐसा नहीं होता है। आयनिक यौगिक जब भंगुर होते हैं तो वो आसानी से टूट जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह ठोस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। कभी नहीं करेंगे। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विद्युत के चालन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये ठोस चालक और साथ ही साथ विलयन से प्रवाहित होती है। मेरे मित्र, जो ठोस चालक होते हैं उससे विद्युत धारा प्रवाहित जो होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के चलते होती है, जबकि अगर किसी जलीय विलयन से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है तो वो आयन के चलते क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और जब तक आयनित यौगिक या आयनिक यौगिक जो है वो घुलित अवस्था में नहीं आएगा, विलयन के रूप में नहीं आएगा, तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह अपने में से नहीं करेगा। तो जो बातें की जा रही है कि यह ठोस अवस्था में विद्युत का सुचालन करता है, ये गलत है। अगर यहां पर लिखा हुआ रहता है कि ये जलीय अवस्था में या ये विलयन के अवस्था में विद्युत का सुचालन करता है, तब ये सही होता। नेक्स्ट है कि इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। ये बिल्कुल ही सही है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और आपसे यही पूछा जा रहा था कि कौन सा आयनिक यौगिक का एक गुणधर्म है। आप कहेंगे सर आयनिक यौगिक का ये गुणधर्म है कि इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। जबकि अगर हम सहसंयोजी यौगिक की बात करेंगे जैसे कि मीथेन की, तो इसका क्वथनांक और गलनांक क्या होगा? आप कहेंगे सर निम्न होगा। तो ये चीजें आप सभी ध्यान में रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 29 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट नहीं है। मेरे मित्र, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट उसे बोला जाता है जहां पे हम लोग छोटे छोटे वीडियो या फोटोज वगैरह पोस्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें पिंटरेस्ट की, टम्बलर की, प्लुर्क की, ट्विटर की, तो ये सभी क्या है सर? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। और मेरे मित्र, चूंकि आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है, रेलवे के इस क्वेश्चन पे विवाद भी हुआ था और साथ में सर इस क्वेश्चन के लिए रेलवे ने सभी बच्चों को एक एक नंबर दिया था, इसलिए कि इन ऑप्शन में जो भी आपको ऑप्शन दिख रहा है ये सब के सब क्या है सर? माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। यानी कि पिंटरेस्ट भी आपका माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, टम्बलर भी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, प्लुर्क भी आपका माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है और ट्विटर भी आपका माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। तो इस क्वेश्चन का हमारा मकसद ये था कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का कांसेप्ट आप समझ पाओ। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट क्या होते हैं? तो सर ये वैसे साइट होते हैं जहां पे हम अपना छोटे छोटे वीडियोस या फोटो या फिर GIF वगैरह अपडेट करके लोगों को जानकारी देते रहते हैं। और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के रूप में पिंटरेस्ट, टम्बलर, प्लुर्क और ट्विटर, इन सभी का नाम जाना जाता है या ये सभी आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 कि निम्नलिखित में से क्या जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं है? मैडम सॉरी है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि क्या जैव निम्नीकरणीय है, बायोडिग्रेडेबल है?
आप सभी कहते हैं कि सर कुछ पदार्थ प्रकृति में स्वतः विखंडित हो जाते हैं बैक्टीरिया के प्रभाव से, और वैसे सभी पदार्थ जो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के प्रभाव से स्वतः विखंडित हो जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, और वैसे पदार्थ जो स्वतः विखंडित नहीं होते हैं उसको हम लोग अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में पौधा है, पॉलीथीन है, कांच है, एल्युमिनियम कैन है, तो पॉलीथीन, एल्युमिनियम कैन और कांच क्या स्वतः विखंडित होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जबकि पौधा तो सर स्वतः ही गल पच जाता है, तो ये क्या होगा? जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होगा। अगला है सर क्वेश्चन नंबर 31 कि इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? याद रखिएगा मुंबई में स्थित है। इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? IGIDR होता है। क्या है सर? इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के ताप पर एक अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? सर क्लोरीन जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, मतलब एक अलग टाइप के स्मेल के साथ हरी पीली गैस के रूप में दिखाई पड़ता है। तो ये चीजें आप सभी ध्यान में रखना। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे आयोडीन की बात की जा रही है, तो कभी कभी आपसे सवाल कर लिया जाता है कि सामान्यतः अधातुएं जो होती है वो चमकीला नहीं होती है, जबकि निम्न में से कौन सा ऐसा अधातु है जो आपका चमकीला दिखाई पड़ता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे सर आयोडीन आपको चमकीला दिखाई पड़ता है। ये क्या है? तो सर अधातु का अपवाद है। सर अधातु का अपवाद अगर आपसे सवाल करा जाएगा, अधातु का अपवाद ब्राइटनेस के दृष्टिकोण से, तो आप सभी किसका नाम लेंगे? आप सभी कहेंगे सर आयोडीन का नाम लेंगे। बाद बाकी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S इसको हम लोग कहते हैं, और साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड CO इसका फुल फॉर्म होता है। आप सभी जान रहे होंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है सर? एक जहरीली गैस के रूप में देखी जाती है। अच्छा, आयोडीन आपको आवर्त सारणी के किस वर्ग में मिलेगा? आप सभी कहेंगे सर ये वर्ग 17 में मिलेगा। किसके साथ? तो सर जो फ्लोरीन क्लोरीन है उसके साथ, यानी कि आयोडीन जो है आपके आवर्त सारणी के किस ग्रुप का एलिमेंट है? आप कहेंगे हेलो ग्रुप का एलिमेंट है, और इस पूरे ग्रुप को यानी कि वर्ग 17 को क्या बोला जाता है? हेलोजन बोला जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 कि साइक्लोन 30 एक पार्टिकल्स एक्सेलेरेटर है जिसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। यह किस रोग से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा? कैंसर से ग्रसित रोगियों की सहायता करेगा। मेरे मित्र अगर हम लोग हृदय रोग की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? सर हृदय से संबंधित जो रोग होंगे वही हृदय रोग कहलाएगा। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि पेसमेकर हृदय रोग के ट्रीटमेंट के लिए ही किया जाता है। रक्तचाप सर ब्लड प्रेशर इसको हम लोग बोलते हैं। और मेरे मित्र एक सवाल रहेगा, और आप सभी को मैंने कई बार बताया है, आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि रक्तचाप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। इस चीज का सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, मधुमेह इंसुलिन के कम सेक्रेशन के चलते, और अगर किसी को डायबिटीज हो जाती है तो आप क्या कहते हैं कि सर उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। ध्यान में रखेंगे कि ये जो इंसुलिन है इसका स्रावन कहां से होता है? आप कहेंगे पेनक्रियाज के बीटा कोशिका से होता है। अगला है कि केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के लिए शहर में स्थित है। मेरे मित्र यहां पे जो एगमार्क कहा जा रहा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एगमार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी ध्यान में रखना, इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और इसके कई रीजनल ऑफिस हैं, इसके कई जो हैं सर रीजनल ऑफिस हैं। लेकिन अगर हम सेंट्रल ऑफिस की बात करते हैं कि केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे नागपुर में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के डैश पर आधारित है। मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे परमाणु क्रमांक पे आधारित है। ध्यान में रखिएगा कि अगर सवाल करा जाए कि डॉबरेनर का तिर्यक नियम जिसको हम लोग डॉबरेनर के ट्राइड रूल से जानते हैं, और साथ ही न्यूलैंड का अष्टक नियम जिसको हम लोग न्यूलैंड का ऑक्टिव रूल भी कहते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम, और साथ ही मेरे मित्र जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी है ये तीनों आपका किस पे आधारित है? ध्यान में रखेंगे कि ये तीनों परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है। किस पे आधारित है चला जी? परमाणु द्रव्यमान पे आधारित है।
और साथ ही अगर बात की जाएगी आधुनिक आवर्त सारणी की, अगर बात की जाएगी मॉडर्न पीटी की, तो मॉडर्न पीटी जो है ये आपका परमाणु क्रमांक पे आधारित है, यानी कि एटॉमिक नंबर पे आधारित है। और चलो जी, अगर आपसे सवाल ये करा जाए कि मॉडर्न पीटी की खोज किसने करा था, तो आप सभी याद रखेंगे मोसले नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था? मोसले नामक वैज्ञानिक ने करा था। और सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किसने करा? मेंडलीफ ने करा। सबसे पहले तत्वों को आवर्त और वर्ग के रूप में किसने सजाया? सर मेंडलीफ ने सजाया। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमाणु क्रमांक हो जाएगा। अब बात की जा रही है संयोजकता, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी। जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी तत्व की जो संयोजन क्षमता होती है वही संयोजकता कहलाती है। यह सिंपल शब्दों में याद रखते हैं कि किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होती है वो क्या कहलाती है सर? संयोजकता। या किसी तत्व के परमाणु द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण किया जाता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। परमाणु द्रव्यमान इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड फॉर्मूला क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और तुल्यांकी भार की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि तत्व का जो तुल्यांकी भार होता है वो किसके बराबर होता है? तो सर परमाणु भार बटा संयोजकता के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? परमाणु भार बटा संयोजकता के बराबर होता है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑक्सीन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, क्लोरोफिल। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन ये तो पादप हार्मोन नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन ये क्या होते हैं? तो सर फीमेल के बॉडी से स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं। थायरॉक्सिन सर थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन होते हैं। क्लोरोफिल इसे क्या बोला जाता है सर? ग्रीन पिगमेंट बोला जाता है। जबकि हमारे ऑप्शन में ऑक्सीन दिया हुआ है तो सही आंसर यही हो जाएगा कि सर ऑक्सीन क्या है? पादप हार्मोन है। और ये किस प्रकार के हार्मोन है? तो सर पादपों में वृद्धि करने वाला जो हार्मोन होता है या पादपों का जो वृद्धि हार्मोन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑक्सीन कहते हैं। और याद रखेंगे कि पादपों को वृद्धि को हम लोग किससे मापते हैं? ऑक्सीनोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? ऑक्सीनोमीटर से मापते हैं। अब मेरे मित्र, आप में से कई मित्रों को लगातार ये कंफ्यूजन रहता है कि गुरुजी पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो मेरे मित्र प्लांट हार्मोन के लिए आप लोग एक ट्रिक याद रख लेना। ऐसे तो मैं कई बार बता चुका हूं लेकिन फिर आपको यहां पे इंडिकेट कर रहा हूं। जैसे हम लोग कहीं पे काम करते हैं और किसी कारण से हम घर चले आए और फिर जाएं उस जगह पे, तो वहां का जो ठेकेदार होता है वो क्या कहता है? ओ जी साइट इतने खाली नहीं है, मतलब यहाँ पे जगह नहीं है। तो पादप हार्मोन को आप सभी याद रखने के लिए ये याद रख सकते हो, ओ जी साइट अब इथे खाली नहीं है, साइट अब इथे खाली नहीं है। बस ये चीज याद रख लेना। आप कहेंगे अब इससे प्लांट हार्मोन का क्या लेना देना है? मेरे मित्र लेना देना है। आप सभी ध्यान में रखना कि ओ से यहां पे ऑक्सीन हार्मोन हो जाएगा, ओ से ऑक्सीन, और जी ओ जी यहां पे जिब्रेलिन याद रख लेंगे, जिब्रेलिन। और साइट से साइटोकाइनिन याद रख लेंगे, साइटोकाइनिन याद रख लेंगे, साइटोकाइनिन। और जो अब है इससे आप ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड याद रख लेंगे। और इथे से सर आप इथेलीन याद रख लेंगे, इथे से आप इथेलीन याद रख लेंगे। तो मेरे मित्र 1 2 3 4 और 5 यानी कि ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथेलिन ये सब के सब क्या हैं? आप कहेंगे सर प्लांट हार्मोन है। क्या है सर? प्लांट हार्मोन है। नेक्स्ट यहां पे 37 क्वेश्चन भी है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम, श्रेणीखंड और जघन अस्थि के मेल से बना है? आप सभी ध्यान में रखना, जो हिप बोन होते हैं वो इलियम, इसूचम और प्यूबिस के मेल से बना होता है। और बहुत ही सर पॉपुलर सा क्वेश्चन है, VVI के रूप में आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर आपसे ये सवाल करा जाए कि जो हिप बोन होते हैं वो किसके मेल से बने होते हैं, तो आप सभी याद रखेंगे इलियम, इसूचियम और प्यूबिस के मेल से बने होते हैं। बाद बाकी क्रेनियम आप सभी समझ रहे हैं, जो कपाल है इसको बोला जाता है। जबड़ा आप सभी समझ रहे होंगे और पाद फिट क्या होता है समझ रहे होंगे। 38 आपसे पूछा जा रहा है कि डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। सर स्पैम जो है, स्पैम का अर्थ होता है उन अवांछित मतलब वाणिज्यिक मेल से जिसका आप इंटरनेट पे कह सकते हो एक तरह से बाढ़ रहता है। और अगर हम लोगों को कंप्यूटर में किसी भी तरह की खराबी आ जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं सर वो स्पैम आ गया, या आप कह सकते हो कि ये जो है वो वाणिज्यिक ईमेल टाइप से होते हैं। मेरे मित्र ट्रोजन हॉर्स और मालवेयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनको वायरस के श्रेणी में रखा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39 कि उत्तरी ध्रुवीय वृत्त
आर्कटिक सर्कल से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा। मेरे मित्र ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से संबंधित है और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से आप लोग परिचित जरूर होंगे और इसका सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन मैं आप सबों के ऊपर होमवर्क के रूप में छोड़ के जाता हूं। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। आपसे पूछा जा रहा है कि 1990 में HTML का आविष्कार किसने किया था। ध्यान में रखेंगे कि HTML का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने करा था। किसने करा था सर? टिम बर्नर्स ली ने करा। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो आप सभी ध्यान में रखना कि HTML का जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो कभी कभी आपके एग्जाम में HTML का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो आप सभी कहेंगे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी खोज किसने करा? टिम बर्नर्स ली ने करा। तो मेरे मित्र जो आपका सेट 38 था, रेलवे साइंस 3200 के बुक था, वो आपका यहां से पूरा हो जाता है। अब जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे वो सेट 39 को डिस्कस कर रहे होंगे, जहां पे सेट 39 के जो आपका 51 क्वेश्चन है उसको पूरा का पूरा हम लोग एक ही वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, कई मित्र लगातार परेशान थे कि गुरुजी नवरात्रि ऑफर, तो मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो द लॉजिकल साइंस ऐप पर नवरात्रि ऑफर है वो आपका लाइव हो चुका है। और ध्यान में रखेंगे कि नवरात्रि ऑफर जो है वो 16 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक आप सबों के लिए चलेगा। और इसमें हम आपको यह बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर हम बिहार की बात करें तो आप बिहार पुलिस दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जो है RPF की तैयारी करना चाहते हैं, RPF में SI और कांस्टेबल दोनों, RPF में SI और कांस्टेबल दोनों, या फिर मेरे मित्र आप सभी जो हैं BPSC टीचर के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं, BPSC टीचर के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आसपास में भी आपके कोई मित्र BPSC टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इन सभी एग्जाम के लिए, या आप कह सकते हो एक तरह से सभी एग्जाम के लिए, अगर आप कोई कोर्स साइंस का परचेज करना चाहते हैं, और कई टीचर से आप लगातार सुनते हैं NCERT पढ़ो, NCERT पढ़ो, तो NCERT का पूरा मसला ही मैंने खत्म कर दिया है। अब आप मत बोलना कि सर हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हमने इस बैच में इनरोल नहीं करा और हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। मेरे मित्र जो हमारा NCERT 6 से लेकर के 10 तक का साइंस फाउंडेशन बैच था वो अभी आपको इस नवरात्रि ऑफर में 199 रुपया में आप सबों के लिए अवेलेबल है, जिसमें आपको 6 से लेकर के 10 तक के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कंप्लीट पोर्शन है वो पूरा करवाया जाएगा। साथ में जो आपका PDF वगैरह है वो सभी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। PDF जो दी जाएगी वो प्रिंटेबल होगा, NCERT के एग्जाम्पलर MCQ होंगे, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का MCQ होगा वो होगा। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक इस बैच में हमने क्या करा है, फिजिक्स कंप्लीट करा दिया है, केमिस्ट्री आपका क्लास 10th वाला पोर्शन चल रहा है, और बायोलॉजी क्लास 9th का सेल खत्म हो चुका है, टिश्यू आज से स्टार्ट होगा। और साथ ही इसमें आपको एक फायदा और मिलने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे मित्रों का बिहार SSC का एग्जाम है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टैटिक पोर्शन से पूछे जाते हैं, बिहार SI में भी आपको स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मेरे मित्र RPF, SI और कांस्टेबल में भी स्टैटिक साइंस के पोर्शन देखने को मिलते हैं। तो इसमें मैंने क्या करा है सर, स्टैटिक साइंस के जो पोर्शन है उसको इंक्लूड कर दिया है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बाद आपको इसमें स्टैटिक साइंस में मिल जाएगा। तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है और कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। तो आपके अगर कोई आसपास में BPSC टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो सर ये रामबाण होगा। और बाद बाकी अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठना चाहते हैं और इस बैच से आप साइंस को कवर करते हैं तो आप यकीन मानिए कि क्वेश्चन आपसे बनेगा, नहीं बनने का कोई चांस ही नहीं है। साथ ही अगर आप इसके अलावे अगर आप RRB ALP की तैयारी करना चाहते हैं, RRB ALP की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप RRB JEE की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल पोस्ट के लिए आप SSC JEE कुछ भी आप उस साइंस को एक लेवल के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप सबों के लिए सर जो हमारा बैच है वो ALP एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच है, ALP एंड टेक कॉम्बो बैच है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि इस कॉम्बो बैच में खासियत क्या है, खासियत ये है कि इसमें आपको साइंस तो पढ़ाई ही जाएगी, साथ में आपको बेसिक साइंस की भी क्लासेस मिलेगी, और वो भी सर पूरा थ्योरी वाला पोर्शन, ठीक है। बेसिक साइंस भी आपको इसमें पूरा कवर करवाया जाएगा। और साथ ही अगर मैं बताऊं कि इसकी प्राइस कितनी है तो आप सभी ध्यान में रखना कि इसकी जो प्राइस है वो मात्र 299 है, यानी कि आप 299 में सर ALP एंड टेक कॉम्बो बैच में इनरोल हो सकते हैं, और सर
199 में आप एनसीईआरटी साइंस फाउंडेशन बैच और साथ ही साथ जो एस्थेटिक साइंस वाला पोर्शन है उसको कवर कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूंगा कि सर इस बैच की जो वैलिडिटी है, एनसीईआरटी बैच की जो वैलिडिटी है ये 3 ईयर की होगी और जो एएलपी एंड टेक की वैलिडिटी है ये आपका 2 ईयर का होगा, यानी कि 2 साल का होगा। और मेरे मित्र आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये बैच हमको कहां मिलेगा? ये बैच जो है आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा। कहां पे? द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से चला जी डाउनलोड कर सकते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि अगर आपको बैच से संबंधित किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए तो आप 9065970477 पे कॉल या व्हाट्सएप करके बैच से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।